नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी कक्षा YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज में इतिहास का पाठ नंबर 8, किसान, जमींदार और राज्य। और 2026 के ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से टोटल 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। 2 प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे, एक प्रश्न अति लघु उत्तरात्मक और एक प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक से आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल। अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी अकबरनामा, और अकबरनामा का ही तीसरा भाग है आईने अकबरी। अबुल फजल है वो अकबर के नवरत्नों में से एक था और अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनके बारे में देख लीजिए। एक पुस्तक है किताब उल हिंद और एक पुस्तक है रिहला। किताब उल हिंद को लिखा है अल बरूनी ने और रिहला को लिखा है इब्न बतूता ने। 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आईने अकबरी। तो आईने अकबरी ग्रंथ है वो हमें 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास के बारे में जानकारी देता है और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य के प्रशासन, सेना, राजस्व और भूगोल का भी विस्तृत विवरण देता है। और आईने अकबरी है वो अकबर के 42वें शासन वर्ष यानी 1598 में पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी को कब पूर्ण किया गया? तो आईने अकबरी को 1598 ईस्वी में पूरा किया गया और इसे पूरा करने में अबुल फजल को लगभग 13 वर्ष लगे थे और इसमें 5 बार संशोधन किया गया था ताकि आंकड़े सटीक हो। अगला प्रश्न है, आइन के अंतर्गत सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण किसमें है? तो आइन के अंतर्गत सिपह आबादी में सैनिक व नागरिक प्रशासन का विवरण है। तो देखिए, आइन के अंदर बताया गया था सिपह आबादी के बारे में, मंजिल में बताया गया था शाही घर परिवार के विवरण के बारे में, सिपह आबादी में बताया गया था सैनिक व नागरिक प्रशासन के बारे में जिसमें मनसबदार और विद्वान आदि भी शामिल थे। उसके बाद में है मुल्क आबादी, तो इसमें वर्णन किया गया था साम्राज्य के प्रांतों और राजस्व के विवरण के बारे में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पंचायत के मुखिया को मुकदम या मंडल कहा जाता था। तो मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों द्वारा किया जाता था और इनका कार्य था गांव की आमदनी का खर्च और हिसाब रखना, पटवारी की निगरानी करना। और अगर मुखिया अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता था तो उसे हटाया भी जा सकता था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो? तो इसे बंजर जमीन कहा जाता था जिस पर 5 साल से ज्यादा समय तक खेती नहीं की गई हो। उसके बाद में देखिए पोलज, तो ऐसा खेत जिस पर हर साल खेती की जाती थी इसे हम पोलज कहते थे और यह सबसे उपजाऊ जमीन थी। उसके बाद में है परोती, तो ताकत वापस पाने के लिए कुछ दिन छोड़ी गई जमीन को परोती कहा जाता था। उसके बाद में है चच्चर, तो 3 से 4 साल खाली पड़ी जमीन को चच्चर कहा जाता था। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में हुई? तो शाह नहर की मरम्मत शाहजहां के शासनकाल में हुई। याद रखने का तरीका है, यहाँ पर भी शाह है और यहाँ पर भी शाह है। मुगल काल में बंगाल किसके लिए मशहूर था? तो मुगल काल में बंगाल चीनी और चावल के लिए मशहूर था। उसके बाद में देखिए मलमल, तो बंगाल अपने बारीक सूती कपड़े मलमल के लिए भी विश्व प्रसिद्ध था। और चांदी के लिए देखिए तो यह मुगल भारत में व्यापार के बदले बाहर से आती थी लेकिन बंगाल इसका उत्पादन नहीं करता था। तो चीनी है, चावल है और मलमल है, इन तीनों चीजों के लिए मुगल काल के समय बंगाल प्रसिद्ध था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेयत या मुजारियन। तो किसानों के लिए किसान और आसामी शब्द का भी प्रचलन था लेकिन रेयत और मुजारियन शब्दों का इस्तेमाल फारसी स्रोतों में किया गया है किसानों के लिए। उसके बाद में आगे देखिए, रेयत का बहुवचन है रियाया। और उसके बाद में 17वीं सदी के स्रोत किसानों को 2 भागों में बांटते थे। सबसे पहला भाग था खुदकाश्त, जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी। उसके बाद में है पाही काश्त, जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने के लिए जाते थे। आईने अकबरी को खाली जगह ईस्वी में पूर्ण किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1598। तो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का तीसरा भाग है जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी
और अबुल फजल ने इसे पूरा करने से पहले इसमें 5 बार सुधार या संशोधन किया था। उसके बाद में अगली खाली जगह है आईने अकबरी खाली जगह द्वारा लिखी गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। तो अबुल फजल है वो अकबर के नवरत्नों में से एक था और अकबर का दरबारी इतिहासकार था। इसकी हत्या के बारे में देखिए तो इसकी हत्या हुई थी 1602 ईस्वी में और इसकी हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने, जो शहजादे सलीम या जहांगीर के कहने पर इसकी हत्या कर देता है। मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर खाली जगह उगाई जाती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास। तो मध्य भारत और दक्षिणी पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। उसके बाद में देखिए जिन्स ए कामिल। तो जिन्स ए कामिल में श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता था। उदाहरण के तौर पर कपास और गन्ना, इन्हें सर्वोत्तम फसलें माना जाता था क्योंकि इनसे राज्य को नकद राजस्व मिलता था। उसके बाद में देखिए बंगाल, तो यहाँ चीनी, गन्ना और चावल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। अगली खाली जगह है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग खाली जगह से आता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था, लेकिन उसके बाद में स्थिति बदल गई और भारत से है वो ब्रिटेन को कपास का निर्यात किया जाने लगा। तो यदि प्रश्न 1860 के दशक से पहले पूछे तो उत्तर होगा अमेरिका, यदि 1860 के दशक के बाद पूछे तो उत्तर हो जाएगा भारत। तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगला प्रश्न है पंचायत का मुखिया कहलाता था, तो पंचायत का मुखिया मुकदम या मंडल कहलाता था। अकबर के शासनकाल में खाली जगह वह जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पोलज। पोलज वह उपजाऊ जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी। प्रश्न है तंबाकू का सेवन सबसे पहले मुगल काल में, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के समय 1604 ईस्वी में। लेकिन जहांगीर है वो तंबाकू पर पाबंदी लगा देता है। तो यदि प्रश्न पाबंदी के बारे में आए तो उत्तर हो जाएगा जहांगीर, और यदि सेवन के बारे में आए तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखिए, मुगल प्रशासन में राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमील गुजार। उसके बाद में अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। प्रश्न है खुद काश्त से आप क्या समझते हैं, तो खुद काश्त वे किसान थे जो उसी गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन थी और वे अपनी जमीन पर ही खुद खेती करते थे। उसके बाद में देखिए पाई काश्त, तो ये वे किसान थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने के लिए आते थे। ये अपनी मर्जी से, मजबूरी में या अकाल के कारण ऐसा करते थे। उसके बाद में अगला प्रश्न है अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो अकबर के काल का दरबारी इतिहासकार या सरकारी इतिहासकार अबुल फजल था और इसने अकबरनामा पुस्तक लिखी जिसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाए अकबरनामा के तीसरे भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर हो जाना चाहिए आईने अकबरी, और इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। यदि प्रश्न आ जाए अकबरनामा या आईने अकबरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो उस समय आपका उत्तर होना चाहिए फारसी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर किस शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजारियन शब्द का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन कई जगह किसान और आसामी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो मुगल काल में पंचायत का मुखिया मुकदम या मंडल कहलाता था और इनका चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इनका कार्य था गांव की आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखना, और पटवारी है वो इनमें इसकी सहायता करता था। अगला प्रश्न है दो जिन्स ए कामिल सर्वोत्तम फसलों के नाम बताइए, तो दो जिन्स ए कामिल या सर्वोत्तम फसलें हैं कपास और गन्ना। तो जिन्स ए कामिल का अर्थ होता है सर्वोत्तम फसलें, यानी ऐसी फसलें या ऐसी नकदी फसलें जिनसे राज्य को ज्यादा से ज्यादा कर मिलता था, उन्हें जिन्स ए कामिल कहा जाता था और इसमें शामिल थे कपास और गन्ना। इसके अलावा तिलहन और दलहन जैसे सरसों और दालें भी सर्वोत्तम फसलें या जिन्स ए कामिल की श्रेणी में आती थी। अगला प्रश्न है पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में हुई, तो पंजाब में शाह नहर की मरम्मत शाहजहां के शासनकाल में हुई। दोनों जगह शाह शाह शब्द हैं, याद करने में आसानी रहेगी।
गांव के किन्हीं दो दस्तकारों का उल्लेख कीजिए। तो गांव के दो दस्तकार हो जाएंगे कुम्हार और लोहार। तो दस्तकारों को उनकी सेवाओं के बदले गांव के लोग फसल का एक हिस्सा देते थे, जिससे महाराष्ट्र में बदलूता कहा जाता था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत में नई दुनिया से कौन कौन सी फसलें लाई गई। तो भारत में नई दुनिया से मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास और पपीता जैसी फसलें लाई गई। यहाँ नई दुनिया का तात्पर्य है एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में पूरे संसार ने हाल फिलहाल में ही जाना है। हमने पढ़ा था कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो इसी प्रकार दुनिया में कई ऐसी जगहें थी जो दुनिया के लिए नई थी। तो उस नई दुनिया से भारत में कौन कौन सी फसलें आई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मक्का, आलू, टमाटर, मिर्च, अनानास और पपीता। तो अब आगे देखिए मक्का। तो मक्का यह अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आया और 17वीं सदी तक पश्चिमी भारत की मुख्य फसल बन गया। तंबाकू। तो तंबाकू भी है वो इसी दौरान भारत पहुंचता है, जिसे लाते हैं भारत में पुर्तगाली। ध्यान रखना है, तो पुर्तगालियों को भारत में तंबाकू लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। तो देखिए दीवान। तो राजस्व विभाग की निगरानी करने वाले अधिकारी को दीवान कहा जाता था। और मुगल साम्राज्य के दौरान राजस्व व्यवस्था में दो चरण थे। सबसे पहले कर निर्धारण और उसके बाद में वास्तविक वसूली। प्रश्न है, बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को क्या कहा है। तो बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। बर्नियर का मानना था कि ये शहर अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविरों यानी सेना या दरबार पर निर्भर थे। जब दरबार कहीं और चला जाता था तो ये शहर वीरान हो जाते थे। इसलिए बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा है। आईने अकबरी कब पूर्ण हुई। तो आईने अकबरी 1598 में पूरी हुई और इसे पूरा करने के 4 साल बाद 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। प्रश्न है, मंजिल आबादी और सिपह आबादी से क्या समझते हैं। तो मंजिल आबादी और सिपह आबादी आईने अकबरी के 5 भागों में से 2 महत्वपूर्ण भाग हैं। मंजिल आबादी है पुस्तक का पहला भाग, जिसमें शाही घर परिवार उसके रखरखाव से संबंधित विवरण दिया गया है। और दूसरा भाग है सिपह आबादी, जिसमें सैनिक, नागरिक, प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। और इसी में मनसबदार, विद्वान, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियां भी शामिल की गई हैं। उसके बाद में तीसरा भाग हो जाएगा मुल्क आबादी, जो वित्तीय पहलुओं यानी राजस्व का विवरण देता है। प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल क्यों होता था। कथन की विवेचना कीजिए। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। मुगल कालीन ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच सीमा रेखा बहुत धुंधली थी। दोहरी भूमिका। कई किसान खेती के साथ साथ दस्तकारी का भी काम करते थे, जैसे रंगरेजी, कपड़ा छपाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती के औजारों की मरम्मत करना आदि। दूसरा कारण था मौसमी फुर्सत। तो खेती के काम साल के कुछ महीने में होता था, जैसे बुआई और कटाई के बीच का समय खाली होता था और इस दौरान किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए दस्तकार बन जाते थे। तीसरा कारण हो जाएगा सेवा विनिमय। कुम्हार, लोहार, बढ़ई जैसे दस्तकार अपनी सेवाओं के बदले गांव वालों से फसल का एक हिस्सा लेते थे, जो उन्हें सीधे कृषि से जोड़ता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में ग्राम पंचायतों के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले सामुदायिक खजाना। तो पंचायत का एक मुख्य कार्य गांव के खजाने का प्रबंधन करना था। इस पेशे का उपयोग बाढ़ या अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने सामुदायिक कार्यों के लिए होता था। उसके बाद में दूसरा कार्य या भूमिका हो जाएगी न्याय और विवाद। पंचायतें गांव के आपसी झगड़ों, जमीन के विवादों और जातिगत नियमों के उल्लंघन के मामलों का निपटारा करती थी और इनका फैसला सबको मानना होता था। उसके बाद में अगली भूमिका हो जाएगा जातिगत मानदंडों का पालन। तो पंचायत यह सुनिश्चित करती थी कि गांव के लोग अपनी अपनी जाति के सामाजिक नियमों का पालन करें। उसके बाद में चौथा कार्य या भूमिका हो जाएगी कर वसूली। तो पंचायत का मुखिया, जिसे हम मुकदम कहते थे, यह सरकारी अधिकारियों को राजस्व वसूली में मदद करता था।
प्रश्न है, पोलज, परोती और बंजर जमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुगल काल के दौरान जमीनों को अलग अलग भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला भाग था पोलज, और यह जमीन का सबसे उपजाऊ भाग था, जिस पर हर साल खेती की जाती थी और इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था, और इससे मुगल साम्राज्य को सबसे अधिक राजस्व मिलता था। उसके बाद में अगला प्रकार हो जाएगा परोती। तो यह वह जमीन थी जिसे अपनी खोई हुई उपजाऊपन क्षमता वापस पाने के लिए कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था, और जब यह दोबारा उपजाऊ हो जाती थी तो इस पर पोलज की तरह ही कर लगाया जाता था और यहाँ पर खेती की जाती थी। उसके बाद में है बंजर जमीन। तो यह सबसे निम्न कोटि की जमीन थी जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई हो। तो यह अंतर हो जाएगा पोलज, परोती और बंजर जमीन में। प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाली किन्हीं 4 नई फसलों का उल्लेख कीजिए। तो 17वीं शताब्दी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, विशेषकर नई दुनिया से, कई फसलें भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंची, जिसमें प्रमुख था मक्का। यह अफ्रीका और स्पेन के रास्ते भारत आया और देखते ही देखते पश्चिमी भारत की मुख्य खुराक बन गया। उसके बाद में तंबाकू, यह पुर्तगालियों के माध्यम से भारत पहुंचा और जहांगीर के समय इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन बढ़ गया, और अंततः जहांगीर तंबाकू पर रोक लगा देता है। उसके बाद में सब्जियों में आलू है, टमाटर है, मिर्च है, ये भी इसी काल के दौरान भारत आई थी। अनानास और पपीता, ये फल भी इसी दौर में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, जिन्स ए कामिल फसल के बारे में बताइए। तो जिन्स ए कामिल का अर्थ होता है सर्वोत्तम फसलें, जिससे राज्य को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो ये वे फसलें थी जो केवल पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि बाजार में बेचने और नकद लाभ कमाने के लिए उगाई जाती थी। उदाहरण के तौर पर कपास है, गन्ना है, सबसे बेहतरीन जिन्स ए कामिल फसलों में गिनी जाती थी। तिलहन जैसे सरसों और दलहन भी इसी श्रेणी में आते थे। और मुगल राज्यों में किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलता था, क्योंकि इनसे राज्य का राजस्व बढ़ जाता था। उसके बाद में देखिए अमील गुजार। तो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी को अमील गुजार कहा जाता था, और इसका काम यह सुनिश्चित करना था कि राज्य को सही समय पर कर मिले। प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। या क्या महिलाएं केवल घर के कार्यों तक सीमित थी या कृषि उत्पादन में उनकी भागीदारी थी, स्पष्ट करें। तो प्रश्न कोई भी पूछ ले उत्तर वही रहेगा। तो इसका उत्तर है, मुगल कालीन ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी थी। वे केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थी बल्कि एक उत्पादक श्रमिक के रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। तो महिलाओं की पहली भूमिका है कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी। तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। जहां पुरुष खेत जोतने और हल चलाने का शारीरिक श्रम करते थे, वहीं महिलाएं बुआई, निराई और कटाई का जिम्मा संभालती थी। और पकी हुई फसल से दाना निकालने, उसे साफ करने और छानने का काम भी पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर था। उसके बाद में दूसरी भूमिका देखिए, दस्तकारी और घरेलू उद्योग। तो खेती के अलावा दस्तकारी के कार्यों में भी महिलाओं का श्रम महत्वपूर्ण था। वे सूत कातने, बर्तन बनाने, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कटाई करने जैसे कार्य करती थी। जैसे जैसे कपास और रेशम वाणिज्यिक फसलों की मांग बढ़ी, महिलाओं के श्रम का महत्व और बढ़ गया। उसके बाद में तीसरी भूमिका हो जाएगी प्रजनन शक्ति और सामाजिक महत्व। तो उस समय के समाज में श्रम की बहुत अधिक मांग थी, इसलिए महिलाओं को उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता के कारण एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता था। कुपोषण और प्रसव के दौरान मृत्यु दर अधिक होने के कारण महिलाओं की संख्या कम थी। यही कारण था कि कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दहेज के बजाय दुल्हन की कीमत चुकाने की प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद में चौथी भूमिका हो जाएगी संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों, विशेषकर पंजाब और राजस्थान से पता चलता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। विधवा महिलाएं अपनी पुश्तैनी जमीन की मालिक हो सकती थी और वे अपनी जमीन को बेचने या गिरवी रखने के लिए स्वतंत्र। बंगाल में भी महिला जमींदारों के उदाहरण मिलते हैं, जैसे राजशाही की जमींदारी। तो अतः यह कहना उचित होगा कि मुगलकालीन महिलाएं घर और खेत दोनों मोर्चों पर सक्रिय थी। यद्यपि उन पर कुछ सामाजिक और जैविक प्रतिबंध थे, जैसे माहवारी के दौरान हल न छूना, फिर भी वे उत्पादन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग थी।
अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में क्या महत्व है, इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी मुगल कालीन इतिहास विशेषकर कृषि और प्रशासन को समझने के लिए एक अद्वितीय स्रोत है। यह एक दरबारी दस्तावेज है अकबर के प्रशासन का। इसमें विस्तृत और आधिकारिक खाका पेश किया गया है। इसमें साम्राज्य के नियम, कानून और विभागों की जानकारी दी गई है। और यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो फसलों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की दरों के बारे में सटीक सांख्यिकी आंकड़े प्रदान करता है। इसमें न केवल युद्धों का वर्णन है बल्कि भारत के लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृति और भूगोल का भी विस्तृत वर्णन दिया गया है। अब इसकी कमियां या सीमाएं देखिए। तो इतने विस्तृत होने के बावजूद इतिहासकारों ने इसमें कुछ कमियां पाई हैं, जैसे अंकगणितीय त्रुटियां। इसमें जोड़ घटाव की कई छोटी मोटी गलतियां पाई गई हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी आंकड़ों को विश्वसनीयता के आधार पर यहाँ थोड़ा असर पड़ता है। आईने अकबरी के अधिकांश आंकड़े आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों के हैं और दूर दराज के प्रांतों जैसे बंगाल या दक्कन की जानकारी उतनी विस्तृत नहीं दी गई है। यह है इसकी दूसरी कमी। इसकी तीसरी कमी है आदर्शवादी चित्रण। तो अबुल फजल ने अकबर के साम्राज्य को एक आदर्श राज्य के रूप में पेश करने की कोशिश की है। इसलिए हो सकता है कि जमीनी हकीकत कुछ कड़वी सच्चाइयों को छिपाया गया हो। इन सीमाओं के बावजूद आईने अकबरी अपने समय का एक असाधारण दस्तावेज है जिसके बिना मुगल भारत के आर्थिक इतिहास को समझना असंभव है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला पॉइंट है मुकदम या मंडल। तो यह होता था गांव का मुखिया। पटवारी, यह जमीन का हिसाब किताब रखता था। मिल्कियत या मलकियत, तो जमीन पर किसान का मालिकाना हक कहलाता था मिल्कियत। उसके बाद में दुल्हन की कीमत। तो दहेज की उल्टी प्रथा है। इसमें लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को पैसा देते थे। उसके बाद में 1598 ईस्वी में आईने अकबरी पूरी हुई और इसे लिखा था अबुल फजल ने। आगे है निबंधात्मक प्रश्न। मुगल कालीन भारत में ग्राम पंचायत के कार्यों और मुखिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हमने पहले ही वर्णन कर लिया है, फिर भी आप देख लीजिए। पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत गांव के बुजुर्गों का एक समूह था। इसमें आमतौर पर वे लोग शामिल होते थे जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन होती थी और यह एक प्रकार का अल्पतंत्र था जिसमें अक्सर उच्च अधिकारियों का दबदबा होता था या उच्च जातियों का दबदबा होता था। हालांकि छोटे मोटे विवादों में निचली जातियों का प्रतिनिधित्व भी दिखाई देता है। उसके बाद में मुखिया, जिसे हम मुकदम कहते थे, इसकी क्या भूमिका थी। तो यह होता था पंचायत का अध्यक्ष, जिसे हम मंडल भी कहते थे। और उस समय चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और उससे जमींदार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। और इसका कार्य देख लीजिए। तो मुकदम का सबसे बड़ा काम था गांव की आमदनी खर्च का हिसाब रखना। इसमें गांव का पटवारी उसकी मदद करता था। वह सरकारी अधिकारियों जैसे अमील गुजार को राजस्व वसूली में सहायता देता था। तो गांव में एक सामुदायिक खजाना भी होता था जिसकी देखरेख है वो पंचायत करती थी। उसके बाद में गांव में आने वाले सरकारी अधिकारियों के स्वागत सत्कार के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, सामुदायिक कार्यों जैसे तालाब खुदवाने या नहर ठीक कराने के लिए भी इस खजाने का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद में है न्याय और सामाजिक नियंत्रण। तो पंचायत का एक प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना था कि गांव के लोग अपनी जातिगत सीमाओं और नियमों का पालन करें। वे आपसी विवादों, जमीन के झगड़ों, शादी ब्याह के मसलों पर फैसला सुनाते थे। और गंभीर अपराधों के लिए पंचायत किसी व्यक्ति को जाति से बाहर करने या गांव छोड़ने का भी दंड दे सकती थी। तो इस प्रकार मुगल कालीन पंचायत केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं थी बल्कि यह सामाजिक संतुलन बनाए रखने और राज्य व किसानों के बीच एक पुल का कार्य करती थी। उसके बाद में दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। इस कथन की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न के बारे में भी हमने पीछे देख रखा है और इसके बारे में पढ़ रखा है, फिर भी आप यदि पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही यह अध्याय होता है पूरा। उम्मीद है यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम में मददगार साबित होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।